हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साइको डायनेमिक थ्योरी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। सब्जेक्ट कोड है MPC 003 और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 का यूनिट 1 साइको डायनेमिक थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। साइको डायनेमिक पर्सपेक्टिव क्या है? साइको डायनेमिक एक ऐसा वर्ड है जो आपको, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने ये बार बार आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, कभी कभी आप बिना वजह गुस्सा हो जाते हैं, किसी बात से आपको ज़्यादा डर लगता है, या फिर कुछ हैबिट्स हैं, आदतें हैं जो आप छोड़ नहीं पाते हैं और आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। साइको डायनेमिक पर्सपेक्टिव कहता है इसका जवाब छुपा है अनकॉन्शियस माइंड में। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जिसके बारे में हम कॉन्शियसली नहीं सोचते पर वो अंदर से हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये जो आइडिया है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ये आइडिया सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। उन्होंने कहा हमारे बिहेवियर के पीछे छुपे हुए डिजायर्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी अप्रोच को हम कहते हैं साइको एनालिसिस, यानी सिगमंड फ्रॉयड के आइडियाज को हम कहते हैं साइको एनालिसिस। तो साइको डायनेमिक हम किसको कहते हैं? तो साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रॉयड ने बताया उसके बारे में, उसके बाद बहुत से और साइकोलॉजिस्ट आए जैसे कि कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन, केरन हॉर्नी, हैरी स्टैक्स सुलिवन। इन लोगों ने फ्रॉयड के ही आइडियाज़ को और आगे बढ़ाया अपने अलग ट्विस्ट के साथ, यानी अपने कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें डाली और फ्रॉयड के आइडिया को ही आगे बढ़ाया। तो ये जो साइको एनालिसिस का एक्सपेंशन हुआ, इसी को कहते हैं साइको डायनेमिक। तो इस यूनिट में हम 3 इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे। कौन कौन सी? फ्रॉयड का साइको एनालिसिस, केरन हॉर्नी और हैरी स्टैक्स सुलिवन की पर्सनैलिटी थ्योरीज। इसके मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। 2 वीडियोस क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिगमंड फ्रॉयड एक ऐसे इंसान हैं जिनको हम साइकोलॉजी का फादर भी कह सकते हैं। इन्होंने एक बेस दिया साइकोलॉजी को, तो इनकी जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक वीडियो में सिर्फ मैं सिगमंड फ्रॉयड के साइको एनालिसिस को कवर करूंगा और इसके अगले वीडियो में केरन हॉर्नी और स्टैक्स सुलिवन की पर्सनैलिटी थ्योरीज को। तो इसके टोटल 2 वीडियोस बनेंगे। ये तीनों जो हैं, सिगमंड फ्रॉयड, केरन हॉर्नी और हैरी स्टैक्स सुलिवन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये तीनों मिल के बताएंगे हमें कि हम जो करते हैं, सोचते हैं और फील करते हैं, उसके पीछे छुपी हुई कहानी क्या है। तो सिगमंड फ्रॉयड के साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सिगमंड फ्रॉयड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। सोचिए, एक इंसान है जिसका नाम है रोहन। अब रोहन सोचता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेता है, पर फ्रॉयड कहते हैं नहीं, तुम्हारा कुछ हिस्सा ऐसा है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। वही छुपा हुआ हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता। फ्रॉयड को इसीलिए फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा बिहेवियर सिर्फ हमारे कॉन्शियस थॉट से नहीं बल्कि अंदर छुपे अनकॉन्शियस डिजायर्स और फियर्स यानी डर से भी कंट्रोल होता है। अगर सिगमंड फ्रॉयड को समझना है तो उनके मेन आइडियाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिगमंड फ्रॉयड के मेन आइडियाज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहला उनका आइडिया है अनकॉन्शियस माइंड रूल्स अस, यानी जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे ऊपर रूल करता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं अक्सर। जैसे कभी किसी से बिना रीज़न गुस्सा आ गया या किसी से अट्रैक्शन फील होने लगा, ये सब अनकॉन्शियस माइंड का काम है। दूसरा आइडिया ये है उनका कि चाइल्डहुड शेप्स एडल्टहुड, यानी बचपन के हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वही हमें शेप करते हैं एडल्टहुड में। अगर बचपन में हमेशा आपको डांटा गया है तो बड़े होकर शायद कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा। तीसरा आइडिया है एवरी बिहेवियर हैज़ अ कॉज, यानी हमारे हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है, कॉज छुपा हुआ है। फ्रॉयड ये बोलते थे कि कुछ भी रैंडम नहीं होता, यानी कि हमारा कोई भी बिहेवियर हो, चाहे वो स्लिप ऑफ टंग हो, यानी मुंह से गलती से कुछ निकल भी जाए,
तो उसके अंदर भी एक क्लू छुपा होता है, वो भी आपके बारे में कुछ बताता है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि पर्सनैलिटी के 3 हिस्से होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रूड कहते थे हमारी पर्सनैलिटी एक टीम की तरह काम करती है, पर कभी कभी टीम मेंबर्स के बीच झगड़ा भी होता है। यानी पर्सनैलिटी के जो 3 हिस्से हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इड क्या है? ये एक बच्चे जैसा है जिसको सिर्फ प्लेजर चाहिए, यानी कि जो चाहिए अभी चाहिए। वो बोलेगा मुझे अभी चाहिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा बोलेगा कि चॉकलेट मुझे अभी तुरंत चाहिए। तो उसी तरीके से इड काम करता है। सुपर ईगो क्या होता है? ये एक मॉरल टीचर जैसा है। वो क्या कहता है? ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, यानी गलत और सही डिसाइड करता है सुपर ईगो। उसके बाद आता है ईगो। ईगो जो है दोनों के बीच, यानी इड और सुपर ईगो के बीच एक रेफरी जैसा है। वो कहता है चॉकलेट मिलेगी पर बाद में। तो ईगो जो है वो रियल वर्ल्ड का बैलेंस बनाता है, यानी दोनों के बीच का बैलेंस बनाता है। इन तीनों के बीच छोटी बड़ी लड़ाई चलते रहती है और वही हमारे थॉट्स और बिहेवियर बनाते हैं। ये टॉपिक अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो अभी मैं बस इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आता है बेसिक ड्राइव्स, लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स। फ्रूड कहते थे हर इंसान के अंदर 2 ताकत होती है, इरोस और थैनेटॉस। इरोस यानी लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसके अंदर आता है लव, सेक्स, क्रिएटिविटी, सर्वाइवल। और थैनेटॉस यानी डेथ इंस्टिंक्ट, जिसके अंदर आता है एंगर, डिस्ट्रक्शन और एग्रेशन। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और हमारा बिहेवियर इनके बीच का रिजल्ट होता है। ये भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फ्रूड कहते थे हम बचपन में अलग अलग साइको सेक्सुअल स्टेजेस से गुजरते हैं, जैसे कि ओरल स्टेज, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। हर स्टेज में बच्चा किसी बॉडी पार्ट से प्लेजर फील करता है। अगर उस स्टेज का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ना हो तो फिक्सेशन हो जाता है। जैसे कि अगर ओरल स्टेज में ज़्यादा या कम सेटिस्फेक्शन मिला हो तो बड़े होके वो च्युइंगम, स्मोकिंग या नेल बाइटिंग ऐसे हैबिट डेवलप कर सकता है। सिगमंड फ्रूड एक डॉक्टर थे, पेशेंट्स के इमोशनल प्रॉब्लम्स क्योर करते थे। उन्होंने हिप्नोसिस, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन जैसे टेक्निक्स यूज़ किए और पता चला कि सिर्फ बात करने से भी लोगों के दुख कम हो जाते हैं। इसी को उन्होंने बोला टॉकिंग क्योर। अब सिगमंड फ्रूड के 3 पिलर्स हैं। अगर सिगमंड फ्रूड का नाम आपके सामने आए तो 3 उसके पिलर्स हैं जिसके ऊपर सिगमंड फ्रूड की सारी थ्योरीज खड़ी हैं। सबसे पहला पिलर है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा है डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये 3 पिलर्स हैं सिगमंड फ्रूड के। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब है इड, ईगो, सुपर ईगो। डायनामिक्स में आता है ड्राइव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और डेवलपमेंट में आता है सारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओरल, फैलिक, ये सब। तो इन शॉर्ट फ्रूड ने हमें सिखाया कि इंसान सिर्फ वही नहीं है जो वो दिखाता है, बल्कि वो भी है जो वो छुपाता है। उनकी थ्योरी हमें ये समझाती है कि हर बिहेवियर के पीछे एक हिडन रीज़न होता है और अगर हम उसे समझ लें तो हमें अपने आप को बेटर समझने में मदद मिलती है। तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो फ्रूड कहना चाहते थे कि हमारी सोच, हमारे एक्शंस और हमारी प्रॉब्लम्स सिर्फ कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि छुपे हुए अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट से निकलती है। तो ये था पूरा ओवरव्यू साइको एनालिसिस का। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्रूड का पहला पिलर जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके अंदर आता है इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रूड कहते थे कि हमारा माइंड और पर्सनैलिटी एक ड्रामा जैसा होता है जिसमें 3 जो है मेन कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन? इड, ईगो और सुपर ईगो। लेकिन उन्होंने पहले बताया था कि माइंड के 3 लेवल्स भी अलग होते हैं, जैसे एक आइसबर्ग के पार्ट्स। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन सारी बातों को। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहले आता है टोपोग्राफिकल मॉडल और उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरल मॉडल। तो टोपोग्राफिकल मॉडल के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड है वो एक आइसबर्ग यानी बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े की तरह है जो कि समंदर में तैर रहा है। तो सोचिए एक आइसबर्ग है,
पानी के ऊपर छोटा सा हिस्सा दिखता है, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, लेकिन नीचे बहुत बड़ा हिस्सा छुपा होता है जो हमें दिखता नहीं है खुली नज़रों से। फ्रूड कहते थे हमारा माइंड भी ऐसा ही है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो अभी दिख रहा है, यानी बर्फ का वो हिस्सा जो हमें ऊपर दिख रहा है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो कि बहुत ही छोटा है। ये वो पार्ट है जिसमें हम अभी सोच रहे हैं, जो अभी हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। ये आप कॉन्शियसली कर रहे हो, समझ के, जान के कर रहे हो, होश में कर रहे हो। दूसरे लेवल पे आता है प्री कॉन्शियस माइंड, जो याद तो है पर अभी सरफेस पे नहीं है, यानी सरफेस से थोड़ा नीचे है, लेकिन जैसे याद करने की कोशिश करो कोई बात और वो लेकिन आपको याद आ जाती है। जैसे कंप्यूटर का रीसेंट फाइल्स वाला फोल्डर होता है, अगर आपने यूज़ किया होगा तो रीसेंट फाइल्स में दिखती ना कौन कौन से फाइल्स हमने अभी ओपन की थी। जैसे अगर मैं पूछूं आपका बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन नंबर क्या है, आपको तुरंत तो याद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर सोचेंगे तो आप बता सकते हैं कि उसका फ़ोन नंबर क्या है। ये होता है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे चीज़ें स्टोर्ड हैं लेकिन हमें तुरंत वो हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, थोड़ा सोचने पे हमें याद आ जाती हैं। ये बिल्कुल सरफेस के थोड़ा सा नीचे होती है। अब उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड, जो छुपा हुआ है पूरा पानी के नीचे, जैसे बर्फ छुपा हुआ है उस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, हमारे रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, जिनको हमने छुपा रखे हैं, दबा रखे हैं, ऐसे डिज़ायर्स, फियर्स, ऐसे डर, और चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं, बचपन की ऐसी मेमोरीज, ऐसे डर, ऐसे डिज़ायर्स जिनको हमने रिप्रेस कर रखा है, दबा रखा है, वो छुपी होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। जैसे बचपन में अगर किसी कुत्ते ने किसी को काट लिया हो तो अनकॉन्शियस माइंड में वो डर छुप जाता है। बड़े होके भी कुत्ते देखते ही डर लगता है, बिना रीज़न समझे। हो सकता है वो कुत्ता ऐसे टहल रहा हो, लेकिन कुत्ता देख के डर लगता है। ये कौन करवाता है? ये अनकॉन्शियस का सिग्नल है। अनकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल दे रहा है कि कुत्ता देखो, बचपन में उसने काटा था, उससे डरना है। ये आप जानबूझ के होश में नहीं कर रहे हैं, ये आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। तो ये है टोपोग्राफिकल मॉडल माइंड का, आइसबर्ग थ्योरी, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। दूसरा है स्ट्रक्चरल मॉडल, जिसमें उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया। अब सोचिए, एक क्लासरूम का सीन है, आप क्लास में बैठे हो, टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, तभी बाहर से आइसक्रीम वाले की घंटी बजती है और यहां से शुरू होता है माइंड के 3 कैरेक्टर्स का फाइट। माइंड के 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? ईद, ईगो और सुपर ईगो। इनकी फाइट अब शुरू हो जाती है। ईद के बारे में पहले बात करते हैं। ईद होता है द इंस्टिंक्ट्स, यानी दिल की बात। ईद सबसे इमोशनल और इम्पेशेंट कैरेक्टर है। वो कहता है मुझे अभी चाहिए, आइसक्रीम की घंटी बजी और मुझे आइसक्रीम अभी खानी है, ये ईद कहता है। उसे ना रूल समझ आते हैं, ना टाइमिंग समझ में आती है, सिर्फ उसको प्लेजर चाहिए, यानी जो चाहिए वो चाहिए। वो कहेगा लेक्चर चल रहा है, छोड़ो लेक्चर, अभी तुरंत बाहर चलो और आइसक्रीम खाते हैं। ये ईद का काम है। एक बच्चे जैसा होता है। जैसे बच्चे को रात में मान लीजिए चॉकलेट खाने का मन कर दिया, तो उसको टाइम थोड़ी पता कि रात है दिन है, उसको चाहिए मतलब चाहिए। तो ये हो गया ईद। अब आता है सुपर ईगो। वो एक मॉरल जज की तरह है, यानी अपने अंदर का जो टीचर होता है ना आपका, अंदर से जो बताता है। जैसे कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये करना सही नहीं है, ये गलत है। तो सुपर ईगो समझ और संस्कार का सिंबल है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, लेक्चर मिस करना गलत है, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। उसे बस राइट और रॉन्ग की परवाह होती है। यानी सुपर ईगो आपको बोलता है गलत काम मत करो, सही काम करो, सही करो, गलत करो, इसी सब के बारे में वो बताता है, एक जज की तरह। आप खुद सोचिए, अपने एक्सपीरियंस से अगर आप देखेंगे, हम सबको पता है कि जंक फूड खाना गलत है, कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है, चीनी वाली चाय पीना गलत है, लेकिन हम फिर भी ये सारे काम करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सभी लोग करते हैं, क्योंकि ईद हमें बोलता है चाहिए। और हमारे अंदर हमें पता भी होता है, अंदर से आवाज़ भी आती है कि अब कल से मैं छोड़ दूंगा, 1 महीने बाद छोड़ दूंगा, 1 हफ्ते बाद ये चीज़ छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी हम छोड़ते नहीं हैं, वो चीज़ कंटिन्यू रखते हैं। तो यहीं पे आता है रोल ईगो का। ईगो है रियलिटी मैनेजर, प्रॉब्लम सॉल्वर। अब बीच में आता है ईगो। ये दोनों के बीच क्या करता है? कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ईद क्या बोलता है? मुझे अभी चाहिए आइसक्रीम।
सुपर ईगो क्या बोलता है, ये गलत है, लेक्चर छोड़ के जाना सही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में आता है ईगो, ये दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो सोचता है रियलिटी में क्या बेस्ट होगा। तो ईगो कहता है ठीक है, अभी लेक्चर ख़त्म होने दो, फिर आइसक्रीम खरीद लेंगे। यानी वो आइसक्रीम खाने से मना नहीं कर रहा, बस वो ये बोल रहा है कि दोनों बैलेंस कर लेंगे, लेक्चर भी कर लेंगे और फिर बाहर निकल के आइसक्रीम खा लेंगे। तो ईगो जो है रियल वर्ल्ड बैलेंस रखता है, ना ईद को पूरा कंट्रोल देता है, ना सुपर ईगो के प्रेशर में आता है। तो दोनों को बैलेंस करता है। जैसे हमें पता है कि जंक फूड नुकसानदायक है, लेकिन हम क्या रोज़ रोज़ जंक फूड खाते हैं? रोज़ रोज़ हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो नुकसान करती हैं, हम रोज़ रोज़ तो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी वीकेंड पे, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। तो हमारे ईगो का काम है। ईगो हमें बोलता है कोई बात नहीं, कभी कभी खा सकते हैं, कभी कभी हम ये चीज़ें ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेंगे और हम इसको मेंटेन कर लेंगे। तो ये काम है ईगो का। तो ईद, ईगो और सुपर ईगो आपको समझ में आ गया होगा। तो ईद, ईगो और सुपर ईगो का एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। इधर से ईद खींच रहा है, उधर से सुपर ईगो, और ईगो जो है उनको बैलेंस करता है। ये तीन जो है हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आप भी अपने माइंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके, किसी खाने की चीज़ को लेके, तो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट से हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। किसी दिन ईद जीत जाता है, किसी दिन सुपर ईगो जीत जाता है, और कभी ईगो जो है बैलेंस बना लेता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ईगो को एक्टिवेट किया जाए और ईगो हमें बैलेंस बनाने में मदद करे, ऐसा हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए। अब एक डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। मान लीजिए रात के 9 बजे हैं, कल आपका एग्जाम है, पर नेटफ्लिक्स पे आपका फेवरेट शो का एक नया एपिसोड आ गया। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सारे आजकल लोग बहुत देखते हैं, लगातार देखते हैं कई बार। तो अब आपका कल एग्जाम है और आपका नया फेवरेट शो का एपिसोड आ गया। ईद क्या बोलेगा, बस एक एपिसोड और देख लेते हैं, पढ़ाई कल कर लेंगे, ये ईद बोलेगा। उसको तो एपिसोड देखना है कैसे भी करके। सुपर ईगो क्या बोलेगा, बिल्कुल नहीं, एग्जाम कल है, ये इररिस्पॉन्सिबल है। ईगो क्या बोलेगा, ठीक है, एक एपिसोड देख लेते हैं रिलैक्स करने के लिए, फिर 2 घंटे सीरियसली पढ़ाई कर लेंगे। यही होता है ईद, ईगो और सुपर ईगो का रियल लाइफ बैलेंस। अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। तो टोपोग्राफिकल मॉडल में क्या है, माइंड के लेवल्स, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, एक आइसबर्ग थ्योरी है ये। दूसरा है स्ट्रक्चरल मॉडल, इसके अंदर आता है ईद, ईगो, सुपर ईगो, यानी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स, और बिहेवियर इन तीनों के बैलेंस से बनता है। तो फ्रूड के वर्ड्स में अगर समझना हो तो वो कहते हैं अ पर्सन इज नॉट ऑलवेज मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड। मतलब हम सोचते हैं हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं, पर असल में हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही कहानी लिख रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसी के साथ खत्म होता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब आता है फ्रूड्स डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसको समझते हैं। फ्रूड कहते थे कि हम सब के अंदर 2 तरह की एनर्जी होती है, ये हम सब भी जानते हैं। फिजिकल एनर्जी जो बॉडी को चलाती है, और एक साइकिक एनर्जी जो माइंड को चलाती है। अब एक सीन जो है इमेजिन करते हैं, ठीक है। फिजिकल एनर्जी यानी कि जो हमारे शरीर की शक्ति, बॉडी की पावर। सोचो कि एक लड़का जिसका नाम रोहन है, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, वो भाग रहा है, बॉल मार रहा है, फील्डिंग कर रहा है। ये सब क्या है, उसकी कौन सी एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी। यहाँ पे फिजिकल एनर्जी काम आ रही है, तो ये सब उसकी फिजिकल एनर्जी का काम है। ये एनर्जी हमें बॉडी के काम करने के लिए चाहिए होती है, जैसे चलना, लिखना, खाना बनाना या स्पोर्ट्स खेलना, इन सब के लिए हमें फिजिकल एनर्जी की ज़रूरत है। दूसरा है साइकिक एनर्जी यानी माइंड की पावर। अब जो है रोहन एग्जाम के 1 दिन पहले बैठ के पढ़ रहा है, सोच रहा है कौन सा चैप्टर पहले करूं, कैसे रिवीजन करूं, ये सब प्लानिंग वो कैसे कर रहा है। ये सब माइंड के अंदर चलने वाली एनर्जी है, यानी साइकिक एनर्जी से होता है। ये एनर्जी हमें सोचने, प्लान बनाने या डिसीजन लेने में हेल्प करती है। बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिजिकल एनर्जी और साइकिक एनर्जी हमें मदद करती है इन सब चीज़ों में। फ्रूड बोलते थे कि ईद जो हमारी बेसिक डिजायर और इंस्टिंक्ट को रखता है, वो इन दोनों एनर्जीज का मेन कनेक्शन पॉइंट होता है। वो डिसाइड करता है एनर्जी का यूज कहाँ होगा। तो ईद डिसाइड करता है कि हमारी एनर्जी का यूज
कहाँ होगा, कैसे, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो फ्रूड के की कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आता है इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स यानी बिहेवियर का हमारे जो जड़ है, रूट है। फ्रूड कहते थे हर काम के पीछे कोई इंस्टिंक्ट होती है, मतलब हम कुछ भी रैंडमली नहीं करते। जैसे कि भूख लगती है तो खाना खाते हैं, ये है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर से आता है। ठीक है, भूख लगती है तो हम खाना खाने के लिए खाना ढूंढते हैं, सर्वाइव के लिए, तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। प्यार मिलता है तो हम सेफ फील करते हैं, इसको बोलते हैं लव इंस्टिंक्ट। तो ये सारे इंस्टिंक्ट हैं जिसकी वजह से हम एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं। तो हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई इंस्टिंक्ट छुपा होता है, ये बिहेवियर का रूट होता है। तो ये पहली चीज़ हो गई। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है इरोस, यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट। इरोस हमें जीने, प्यार करने, क्रिएट करने, पॉजिटिव काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसमें लव, सेक्स, केयर और यूनिटी आती है। जैसे कि अपने फैमिली का ख्याल रखना, म्यूजिक बनाना या दोस्त के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना, ये सब इरोस का एग्जाम्पल है, लाइफ इंस्टिंक्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा तो इरोस हो गया। तीसरा है थैनेटॉस, डेथ इंस्टिंक्ट। ये इरोस का ऑपोजिट है। डेथ इंस्टिंक्ट यानी डिस्ट्रक्शन और एग्रेशन की तरफ ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मरना चाहते हैं, बल्कि कभी कभी आपको गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ करते हो, या सेल्फ हार्म, अपने आप को नुकसान पहुंचाना या अपने आप को नुकसान पहुंचाने का ख्याल, वो भी सब थैनेटॉस का काम है। जैसे गुस्से में फ़ोन पटक देना या किसी से लड़ लेना, ये थैनेटॉस का इफेक्ट है। तो ये सारे बिहेवियर जो आते हैं हमारे किसी न किसी इंस्टिंक्ट से आते हैं। तो यानी इंस्टिंक्ट हमारे बिहेवियर का रूट है। उसके बाद आता है चौथा कॉन्सेप्ट, वो है लिबिडो, द फ्यूल ऑफ माइंड। फ्रूड कहते थे लिबिडो वो साइकिक एनर्जी है जो हमारे इंस्टिंक्ट को पावर देती है। जैसे पेट्रोल जो है कार को चलाती है, वैसे लिबिडो जो है हमारे इड, ईगो, सुपर ईगो और इंस्टिंक्ट को चलाता है। लिबिडो जो है वो सिर्फ एक सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल मेंटल एनर्जी है जो क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और लव में भी लगती है। अब एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपका एग्जाम कल है, आप टेबल पे बैठे हो, बुक खुली हुई है पर फोन भी पास में पड़ा हुआ है। अब अंदर से तीन एनर्जीज का ड्रामा शुरू होता है। इरोस क्या बोलता है, पढ़ो, अच्छा फ्यूचर बनाओ, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे आपके, ये है लाइफ इंस्टिंक्ट यानी इरोस। थैनोटॉस क्या बोलेगा, डेथ इंस्टिंक्ट क्या बोलेगा आपको, बुक बंद करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, स्क्रॉल करो, दिमाग जो है आपका रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। लिबिडो क्या बोलेगा, दोनों तरफ एनर्जी सप्लाई कर रहा है, आपके ऊपर है कि एनर्जी पढ़ाई में लगती है या डिस्ट्रैक्शन में। यानी ये दोनों जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। इरोस बोल रहा है पढ़ लो, फ्यूचर बना लो, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। थैनेटॉस बोल रहा है कि इंस्टाग्राम खोलो, स्क्रॉल करना शुरू करो, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ी रिलैक्स कर लेते हैं। और इन दोनों को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, लिबिडो से। लिबिडो दोनों को एनर्जी दे रहा है और दोनों अपने अपने में लगे हैं, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में होता है कि आप डिसीजन क्या लेते हैं। आप इरोस को जीतने देते हो या थैनेटॉस को जीतने देते हो, यानी लाइफ इंस्टिंक्ट या डेथ इंस्टिंक्ट। जो साइड जीत जाती है वही आपका एक्शन डिसाइड करती है। यानी आप जिसको जीतने देते हो, जो जीत जाता है वही बिहेवियर आप करते हो और आपका एक्शन जो है वही डिसाइड करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉन्शियसली सोच के इंसान नहीं करता है, ये अपने आप ही होती रहती हैं। जो कॉन्शियसली इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा वो अपने बिहेवियर का मास्टर हो जाएगा। तो फ्रूड क्या कहते थे, हर इंसान के पास फिजिकल और साइकिक एनर्जी होती है। इंस्टिंक्ट्स हमारे हर बिहेवियर के पीछे हिडन रीजन होते हैं। इरोस हमें लव और क्रिएशन की तरफ ले जाता है, थैनेटॉस हमें एग्रेशन और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, और लिबिडो वो एनर्जी सोर्स है जो दोनों इंस्टिंक्ट यानी इरोस और थैनेटॉस को पावर करता है, इनको फ्यूल देता है। तो फ्रूड का मैसेज क्या है, ह्यूमन बिहेवियर एक एनर्जी सिस्टम जैसा है। एनर्जी कहीं ना कहीं जाती ही है, चाहे उसे हम समझें या ना समझें। यानी हमारे अंदर जो एनर्जी है, लिबिडो है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमने बहुत पढ़ा है बचपन में। तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कहाँ जाने देते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट की तरफ या डेथ इंस्टिंक्ट की तरफ। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा फ्रूट्स डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी का टॉपिक खत्म। अब समझते हैं हम लोग फ्रूड के डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, याद करने में भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो इतना ईजी है, इतना सिंपल है कि आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको ईजी तरीके से बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए एक ऑफिस है जहां 3 लोग हैं, एम्प्लॉय, बॉस और मैनेजर। एम्प्लॉय है वो ईद, बॉस है सुपर ईगो और मैनेजर है ईगो। एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे अभी चाहिए, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि वो अपने पैसे बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय बोलेगा मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी पैसे बढ़वाने हैं। बॉस जो कि सुपर ईगो है बोलेगा ये गलत है, रूल्स फॉलो करो, सब कुछ अपने टाइम पे होगा, जैसा काम करोगे वैसा होगा। मैनेजर जो है वो ईगो है, बेचारा दोनों के बीच फंस गया है। अब जब एम्प्लॉय और बॉस की लड़ाई बढ़ जाती है तो मैनेजर यानी कि ईगो अपने कुछ ट्रिक्स निकालता है ऑफिस में पीस बनाए रखने के लिए। इन ट्रिक्स को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस के तरीके। तो कौन कौन से डिफेंस के मैकेनिज्म होते हैं? सबसे पहला होता है डिनायल। डिनायल मतलब कि कोई चीज़ है आप मानने से इनकार करते हो, यानी सच को मानने से इनकार करना। रियलिटी सामने होती है पर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आंख बंद कर लेने से प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है, इसको बोलते हैं डिनायल। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत बार अपने साथ भी देखा होगा और अपने आसपास भी देखा होगा कि ये डिफेंस मैकेनिज्म लोग यूज करते हैं सच को ना माने। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान फेल हो गया है और वो कह रहा है मैं फेल नहीं हुआ हूं, टीचर ने गलत चेक किया होगा, मैं फेल हो ही नहीं सकता हूं। यानी वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, फेल होना भी नहीं मान रहा है, इसमें टीचर के ऊपर चीजें डाल दे रहा है। मैं रेस में दौड़ रहा था, मैं जीत जाता, मैं कोई हारा नहीं हूं, मैं तो बस सामने वाला मुझसे तेज दौड़ गया क्योंकि घास गीली थी। तो इस तरीके के कुछ डिनायल यानी सच्चाई को ना मानना, उसको इनकार करना, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को बचाने के लिए। ये माइंड का तरीका होता है कि अपने आप को हर्ट ना होने दे, उससे बचने का तरीका होता है। तो क्या हो गया? डिनायल, इनकार करना, सच को मानने से इनकार करना। बहुत लोग ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, यानी दबा देना, किसी चीज को अंदर छुपा के रख लेना। कोई एक्सपीरियंस इतना पेनफुल होता है कि माइंड उसे अनकॉन्शियस में दबा देता है, आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। हम सोच कर भी नहीं याद करते। जैसे बचपन में एक्सीडेंट हुआ था पर अब याद भी नहीं आता क्योंकि वो मेमोरी पुश डाउन, नीचे दब गई है, ताकि हम अपने इमोशनल पेन को फील ना कर पाए। ये माइंड के तरीके हैं अपने आप को बचाने के। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ होती है मेमोरी जिसको वो याद नहीं करना चाहता, तो उसको वो रिप्रेस कर देता है, दबा देता है, यादों को दबा देना, ये हो गया रिप्रेशन। तीसरा है रिग्रेशन, यानी बचपन वापस लाना। स्ट्रेस में लोग कभी कभी बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को अपने हर्ट ना होने देने के लिए। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बड़े लोग भी गुस्से में क्या करते हैं, पैर पटकने लगते हैं, जिद करने लगते हैं या रोने लगते हैं। ये सब रिग्रेशन के सिंपल एग्जांपल्स हैं। मेमोरी क्या करता है, सॉरी माइंड क्या करता है, टेम्पररी सेफ चाइल्डहुड जोन में चला जाता है ताकि वो अपने आप को सेफ फील कर सके, यानी बचपन की बिहेवियर्स में वापस चला जाता है। इसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो इससे जो है आपको रिलैक्सेशन मिलता है, इससे आप माइंड को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। चौथा है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि उल्टा करना। जहां असली फीलिंग कुछ और होती है, हम उसके ऑपोजिट बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है जो आपको पसंद नहीं है, उसके सामने आप एक्स्ट्रा स्माइल करने लगते हैं और ओवर पोलाइट बनने लगते हैं, क्योंकि माइंड बोलता है अगर असली फीलिंग दिखाई तो टेंशन बढ़ेगी, तो असली फीलिंग को छुपा लो, नकली फीलिंग दिखा दो। रिएक्शन फॉर्मेशन, एक ऐसा रिएक्शन आप बनाते हैं जो नकली है। तो ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये तो जरूर आपने किया ही होगा। रिएक्शन फॉर्मेशन के बाद आता है प्रोजेक्शन, अपनी बात दूसरे पे डाल देना, खुद के थॉट्स या डिजायर्स को दूसरों पे शिफ्ट कर देना। जैसे अगर कोई खुद चीट कर रहा है तो वो अपने पार्टनर पे एक्यूज करेगा कि तुम चीट कर रहे हो। गिल्ट से बचने का एक तरीका है, यानी जो काम आप कर रहे हो वो दूसरे को ही पहले से ही बोल दो कि नहीं तुम ऐसा कर रहे हो, तुमने ऐसा किया था, ठीक। तो ये होता है प्रोजेक्शन, अपनी बात दूसरे पे डाल देना। उसके बाद है रैशनलाइजेशन, यानी बहाने बनाना।
अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना और उसके लिए लॉजिकल एक्सक्यूज बनाना। तो यानी गलती ना मानने के लिए आप उसको ज़बरदस्ती रैशनलाइज कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि पेपर टफ था, ना कि इसलिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। माइंड ये करके सेल्फ रिस्पेक्ट बचाता है, ज़बरदस्ती चीज़ों को रैशनल करता है, लॉजिकल एक्सक्यूज बनाता है, बहाने बनाता है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इमोशंस से भागना, फीलिंग्स फेस करने की बजाय सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग पे फोकस करना। यानी आपका कोई बहुत ही करीबी इंसान है जिससे आप बहुत करीब हो, वो हॉस्पिटल में है, आप इमोशनल होने की बजाय उसके इलनेस पे रिसर्च करते हो ताकि दर्द महसूस ना हो या फिर दर्द महसूस कम हो। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ के बारे में पढ़ने लगते हो, जानने की कोशिश करते हो ताकि आपको फीलिंग वो दर्द महसूस ना हो। तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा कहीं और निकालना। असली टारगेट पे गुस्सा नहीं निकाल पाते तो किसी और पर निकाल देते हैं सेफ टारगेट। जैसे बॉस ने डांटा, आप घर आए और फैमिली पे चिल्लाने लगे। बॉस पे गुस्सा निकाल नहीं सकते तो एनर्जी आपने कहीं और शिफ्ट कर दी, अपने बच्चे से डांट दिया, अपनी वाइफ को डांट दिया, किसी और से झगड़ा कर लिया। तो ये भी एक माइंड का तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म का। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा जिस पे निकालना था उस पे ना निकाल पे चीज़ें कहीं और निकाल देना। 9th है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना। ये हेल्दी तरीका होता है, ये सबसे हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी गुस्सा आया पर फाइट करने की बजाय जिम चले गए या फिर पेंटिंग करने लगे, यानी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव काम में यूज कर लिया आपने। ये सबसे बेस्ट तरीका है, हेल्दी तरीका है सब्लिमेशन। फ्रूड का इसमें पॉइंट क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द माइंड्स सेफ्टी टूल्स, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एंजाइटी, गिल्ट एंड इमोशनल पेन। हम सब जो है इन ट्रिक्स का यूज करते हैं, कभी डिनायल, कभी एक्सक्यूज, कभी गुस्सा कहीं और निकालना। लेकिन अगर आप समझ जाओ कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हो तो आप अपने इमोशंस को हेल्दियर और मैच्योर वे में हैंडल कर पाओगे। तो अगली बार जब आप इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करें तो ज़रा अपने माइंड में झांक के देखना कि कौन सा आपने मैकेनिज्म यूज किया, उससे आपको फायदा होगा या आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये था फ्रूड का डिफेंस मैकेनिज्म। अब आता है फ्रूड्स स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जो फ्रूड ने बताया। तो फ्रूड कहते थे कि हमारी पर्सनैलिटी एक ही बार में रेडी नहीं होती, बल्कि अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जो है वो डेवलप होती है। हर स्टेज में हम प्लेजर यानी सुकून यानी मज़ा अलग अलग बॉडी पार्ट से लेते हैं। अगर किसी स्टेज में प्रॉब्लम आ जाए या तो ज़्यादा या कम सेटिस्फैक्शन मिले तो इंसान जो है उस स्टेज पे फिक्स हो जाता है और उसके ट्रेड्स बड़ी उम्र तक उसके साथ रहते हैं। ये बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, ये आपको आप जानोगे, पढ़ोगे अभी इसके बारे में, तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रूड कहते हैं कि सबसे पहला स्टेज होता है जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले स्टेज में वो जाता है, उसको बोलते हैं ओरल स्टेज, जो होता है 0 to 18 मंथ्स। यानी वो पैदा हुआ तब से लेके 18 महीने तक ओरल स्टेज चलता है उसका। ओरल स्टेज का फोकस क्या होता है, बच्चे सब कुछ माउथ से, अपने मुंह से एक्सप्लोर करते हैं। आपने भी देखा होगा बच्चे कुछ भी पाते हैं सबसे पहले मुंह में ही डालते हैं। दूध पीना, उंगली चूसना, चीज़ों को चबाना, ये होता है ओरल स्टेज में। यानी उनका जो फोकस होता है सब कुछ, यानी एक्सप्लोर जो करते हैं सब कुछ वो माउथ से ही करते हैं। अगर इस स्टेज में इम्बैलेंस हो जाए तो एडल्ट बन के भी ओरल हैबिट्स रह जाती हैं। फिक्सेशन के कुछ एग्जांपल्स जैसे स्मोकिंग, सिगरेट पीना, नेल बाइटिंग, नाखून चबाना, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाना। ऐसे लोग डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ये कभी कभी ओवरली एग्रेसिव भी हो जाते हैं। सोचो आपका एक दोस्त है जो हर वक्त च्युइंगम खाता रहता है या स्ट्रेस में नेल चबाता रहता है, ये ओरल फिक्सेशन का नतीजा है। यानी उसको ओरल स्टेज सही से वो कंप्लीट नहीं कर पाया, या तो उसको माँ का दूध पीने को सही से तरीके से नहीं मिला। मेन रीज़न ज़्यादातर यही होता है कि माँ का दूध अगर उसको पूरे ओरल स्टेज में अच्छे से नहीं मिलता है तो वो उसी स्टेज में स्टक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओरल स्टेज। तो बाद में वो इन चीज़ों को अपने एडल्टहुड में भी किसी और तरीके से शो करता है, जैसे कि स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, ओवर ईटिंग वगैरह। तो ये है ओरल स्टेज।
अगर ओरल स्टेज किसी ने सक्सेसफुली अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो वो आता है एनल स्टेज में, जो कि है सेकेंड स्टेज, जो शुरू होता है 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स तक, यानी 1.5 से 3 साल। इसका फोकस होता है एनल स्टेज का टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चों को कंट्रोल और डिसिप्लिन सीखना होता है इसमें। अगर ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो तो बच्चा बड़ी उम्र में परफेक्शनिस्ट और कंट्रोल फ्रीक बन जाता है। यानी अगर किसी को बचपन में टॉयलेट ट्रेनिंग ये सब बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली तरीके से सिखाई गई, डांट डांट के बहुत मतलब एकदम एक्सपर्ट है उस चीज़ का, तो बड़ी उम्र में आता है जब तो वो हर चीज़ को परफेक्शन की तरह करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसने उसी तरीके से उन चीज़ों को सीखा है। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत लूज हो तो बड़ी उम्र में आके बच्चे जो है केयरलेस हो जाते हैं, मेसी हो जाते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एनल एक्सपल्सिव। और ट्रेनिंग अच्छी होती है तो उसको बोलते हैं एनल रिटेंटिव। यानी कि जो इंसान हर चीज़ टाइम पे और नीटली करता है वो एनल रिटेंटिव है उसके अंदर ट्रेड्स, और जो हर वक्त रूम गंदा छोड़ देता है वो एनल एक्सपल्सिव ट्रेड्स है। यानी कि आप दोनों चीज़ें आपके बिहेवियर देख के आप बता सकते हैं कि उसका एनल स्टेज अच्छे से पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, तो वो उसी में स्टक है या फिर नहीं स्टक है। तीसरा है फैलिक स्टेज, 3 से 6 साल का। इसमें जो मेन बॉडी पार्ट होते हैं वो होता है जेनिटल्स। यहाँ फ्रूड का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया आता है जिसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यानी फ्रूड कहते हैं कि इस स्टेज में लड़का माँ के लिए अट्रैक्शन फील करता है और अपने पापा से उनको अपना राइवल समझने लगता है, दुश्मन तरह का समझने लगता है, और इसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़के की जगह लड़की, यानी लड़की पापा के लिए अट्रैक्शन फील करती है और माँ को अपना राइवल समझती है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल आइडिया है, इस पे बहुत लोगों ने बहुत से बातें की हैं। तो जेनिटल स्टेज में फैलिक स्टेज में क्या होता है, अगर बच्चा इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेता है, यानी कि अगर बच्चा ये समझ जाता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेता है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को, तो वो सेम सेक्स पेरेंट को कॉपी करता है और अपनी जेंडर रोल यानी अपने जेंडर को वो पहचान जाता है। जो लोग ये चीज़ नहीं कर पाते उनको बाद में सेक्सुअल कन्फ्यूजन होता है और वो लोग समझ नहीं पाते वो कौन से जेंडर की तरफ उनका झुकाव है। तो ऐसे डेविएंट बिहेवियर देखे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का अपने पापा की तरह एक्ट करता है, उन्हीं की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उनके कपड़े, स्टाइल, बातें वो इमिटेट करना शुरू कर देता है, तो ये रिजोल्यूशन का साइन है, यानी उसने समझ लिया है इस स्टेज को। तो ये था फैलिक स्टेज। उसके बाद आता है लेटेंसी स्टेज, 6 साल से लेके प्यूबर्टी तक। इसका फोकस होता है सेक्सुअल फीलिंग्स थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट, सो जाती हैं। यानी सेक्सुअल फीलिंग्स 6 से लेके प्यूबर्टी तक क्या होती हैं, सो जाती हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स होती ही नहीं इस टाइम पे। बच्चे का ध्यान स्कूल में होता है, दोस्ती में होता है, गेम्स में, नॉलेज पे, इन सब पे ज़्यादा फोकस होता है। यूजुअली सेम सेक्स ग्रुप में टाइम स्पेंड करते हैं लोग, यानी लड़के लड़कों के साथ रहते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहती हैं लेटेंसी स्टेज में, यानी 6 से लेके प्यूबर्टी तक। तो जैसे क्लास 3-4 के टाइम देखा होगा आपने, लड़के क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ लड़कों के साथ और लड़कियां अलग ग्रुप बना लेती हैं, वो अपने लड़कियों के साथ ही रहती हैं। ये लेटेंसी स्टेज में होता है, ये 6 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी तक। उसके बाद आता है जेनिटल स्टेज, प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक। यानी इस बार फिर से जो अपना फोकस है वो जेनिटल्स पे है, लेकिन इस बार मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट के साथ। पिछला जो हमने पढ़ा था जेनिटल वाला फैलिक स्टेज, उस स्टेज में 3 से 6 साल में लोग ये जानते हैं कि लड़का जान जाता है कि मैं लड़का हूँ, लड़की समझ जाती है मैं लड़की हूँ, यानी दोनों को अपने जेंडर का पता चलता है। लेकिन ये जो 5th स्टेज है जेनिटल स्टेज, इसमें मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ों को जानते हैं। इसका गोल होता है हेल्दी रिलेशनशिप, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी और लाइफ गोल्स अचीव करना। जैसे एक मैच्योर एडल्ट जो करियर और रिलेशनशिप दोनों को बैलेंस करता है, वो जेनिटल स्टेज का सक्सेसफुल आउटकम है। यानी वो अगर उसने अच्छी रिलेशनशिप, शादी उसकी अच्छी तरीके से चल रही है, जॉब अच्छी चल रही है, करियर अच्छा चल रहा है, तो उसने सक्सेसफुली इस स्टेज को अच्छे से पूरा कर लिया है। तो फ्रूड के हिसाब से अगर हर स्टेज स्मूथली पास हो जाए तो इंसान एक बैलेंस्ड और हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। लेकिन अगर कहीं फिक्सेशन हो गई तो उस स्टेज के ट्रेट्स लाइफ भर आपके साथ चिपक जाते हैं। तो ये थे फ्रूड के स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये आपको उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं इवैल्यूएशन ऑफ फ्रूड्स थ्योरी।
अब तक हमने देखा कि फ्रूड ने कैसे पर्सनैलिटी को समझाया, अनकॉन्शियस माइंड, ईगो, ईद, सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के थ्रू। लेकिन हर थ्योरी की तरफ फ्रूड की थ्योरी जो है उसके भी स्ट्रेंथ हैं और वीकनेस हैं। अब दोनों को देखते हैं, क्या उसके फ्रूड की थ्योरी के स्ट्रेंथ क्या है, यानी मेरिट्स क्या है, और वीकनेस क्या है। तो मेरिट्स यानी स्ट्रेंथ क्या क्या है इस थ्योरी के, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी फ्रूड ने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया जिसमें माइंड, बिहेवियर और डेवलपमेंट सब इंक्लूडेड थे। जैसे कि आज भी जब हम अनकॉन्शियस माइंड या डिफेंस मैकेनिज्म जैसे वर्ड यूज करते हैं, वो फ्रूड की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो उन्होंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया पर्सनैलिटी का। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड। फ्रूड पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिसने कहा कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी एडल्ट पर्सनैलिटी शेप करते हैं, यानी अगर बचपन में बच्चे को ज़्यादा पैम्पर मिला तो बड़ा होके भी डिपेंडेंट हो सकता है। ये आइडिया सबसे पहले फ्रूड ने हाईलाइट किया था। तीसरा जो मेरिट है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रूड ने बताया कि ईगो कैसे स्ट्रेस और गिल्ट हैंडल करता है, ट्रिक से अलग अलग ट्रिक यूज करता है, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन जैसे डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके। आज भी काउंसलिंग और थेरेपी में ये कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं। और चौथा है स्टिमुलेटेड रिसर्च। फ्रूड के थ्योरीज ने साइकोलॉजी को एक सीरियस डिसिप्लिन बनाया। उसके बाद लोगों ने ह्यूमन माइंड, मोटिवेशन और थेरेपी पे और रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थे सारे मेरिट्स यानी स्ट्रेंथ्स। अब कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, वीकनेस भी होती है, डीमेरिट्स भी हैं इस थ्योरी की। तो सबसे पहला वीकनेस या डीमेरिट है साइंटिफिक एविडेंस की कमी। फ्रूड ने अपनी थ्योरी मेनली अपने पेशेंट्स के केसेस और पर्सनल इंटरप्रिटेशंस पे बेस की, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स या मेजरेबल डेटा नहीं दिया। ये एक कमी है इसकी कि साइंटिफिक एविडेंस इसके थोड़े कम मिलते हैं। दूसरा है टेक्निक्स क्रिटिसाइज्ड। ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन जैसे मेथड्स बहुत सब्जेक्टिव थे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री एसोसिएशन ये सब भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब टेक्निक्स जो फ्रूड ने यूज़ किए, तो हर साइकोलॉजिस्ट अपना मीनिंग निकाल सकता था, यानी जैसा साइकोलॉजिस्ट वैसे वो इनसे मतलब निकालेगा। तो टेक्निक्स को थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया। नॉट ट्रूली साइंटिफिक, यानी साइकिक एनर्जी और लिबिडो जैसे टर्म्स क्लियर डिफाइन नहीं किए गए और उन्हें साइंटिफिकली मेजर भी नहीं किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी इसकी। उसके बाद रोल ऑफ इन्वायरमेंट इग्नोर किया गया। फ्रूड ने ज़्यादा फोकस सेक्सुअल ड्राइव्स और अनकॉन्शियस डिजायर पे किया, लेकिन सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस दी। ओवर इम्फेसिस ऑन सेक्स। फ्रूड के हिसाब से हर बिहेवियर के पीछे सेक्सुअल एनर्जी का रोल था। ये बात कई लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं लगी और अनरियलिस्टिक लगी। उसके बाद है टू डिटर्मिनिस्टिक। फ्रूड ने बोला कि हमारी पर्सनैलिटी मेनली अनकॉन्शियस डिजायर्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से डिसाइड होती है, इसलिए उन्होंने फ्री विल और कॉन्शियस चॉइस को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। उन्होंने फ्री विल की कोई बात ही नहीं की, कॉन्शियस चॉइस की भी बात ज़्यादा नहीं की। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? सिगमंड फ्रूड एक पियोनियर थे। उन्होंने पहली बार इंसान के माइंड और पर्सनैलिटी को डेप्थ में समझने की कोशिश की। उनकी थ्योरी ने काउंसलिंग, थेरेपी और मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडेशन को शेप दिया, लेकिन उसके साथ कुछ आइडियाज कंट्रोवर्शियल और साइंटिफिकली वीक थे। इसलिए आज के टाइम में फ्रूड को फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। उनकी आइडियाज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि रिफाइन करके यूज किया जाता है। तो सिंपल शब्दों में फ्रूड एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने पहली बार हमें पर्सनैलिटी का एक बड़ा मैप दिया, लेकिन वो मैप परफेक्ट नहीं था, उसमें कुछ गलतियां और एक्सेजरेशंस थी। फिर भी उनके बिना साइकोलॉजी का सफर शुरू ही नहीं हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आगे हम इसमें बाकी बचा हुआ चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सिगमंड फ्रूड के ऊपर मैंने सारा कुछ इस वीडियो में रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इसके नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप मेरी मेल आईडी psmonks@gmail.com पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।